हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लीज फाइनेंसिंग। लीज फाइनेंसिंग बहुत छोटा टॉपिक है यूजीसी नेट कॉमर्स का, बट उसमें से जनरली एक आधा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आज हम कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर लेते हैं। ये यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस का एक सब टॉपिक है। पहले तो हम इसका मीनिंग या फिर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखो, इसमें दो पार्टीज रहती है, लेजर और लीजी। ठीक है। लेजर जो रहता है वो ओनर रहता है। अभी अगर नहीं याद रहता है तो लेजर ओनर, ओ दोनों में आ रहा है, वो ओनर रहता है। लीजी क्या रहता है, वो असेट का यूजर रहता है। अभी इसके अंदर क्या होता है, लीज अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है कि लेजर बोलता है कि हाँ ठीक है, मैं मेरी असेट जो है वो आपको दे रहा हूँ यूज करने के लिए, बट उसका जो लीगल ओनर रहेगा वो मैं ही रहूंगा, और उसके बदले में आप मुझे रेंट दे रहना। ठीक है, इसका ये कॉन्सेप्ट हो गया। अंडरस्टूड। अभी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स या फैक्ट्स हम समझ लेते हैं। ये डीसी के पास ना इसका ओनरशिप नहीं जाता है। उसके पास सिर्फ क्या जाता है, उसके पास जाता है कि राइट कि हाँ वो ये जो भी असेट है या फिर इक्विपमेंट है, मशीनरी है, फैक्ट्री है, कुछ भी है, वो सिर्फ यूज कर सकता है। अभी उसके बदले में क्या देना पड़ता है, लेजी को रेंट देना पड़ता है। वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसके अंदर कोई भी लीजी को क्या फायदा हो जाता है, उसको कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं करना है, उसको बहुत बड़ी मशीनरी लेके नहीं रख देनी है, उसको सिर्फ उसका रेंट पेमेंट करते जाना है। ये दोनों टाइप की, मूवेबल और इमूवेबल, दोनों टाइप की असेट के लिए कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो फैक्ट्री के लिए भी हो सकता है, मशीनरी के लिए भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट के लिए भी हो सकता है, कंप्यूटर के लिए भी हो सकता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अग्रीमेंट में अगर लिखा हुआ है ना, तो ओनरशिप ट्रांसफर भी होती है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जैसे एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे ऐसा लिखा हुआ रहता है कि ये 10 साल का अग्रीमेंट या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लीज का, और एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी। बट जनरली अगर ऐसा कुछ ट्रैप पूछा जाता है यूजीसी नेट के अंदर कि ट्रांसफर होती है कि नहीं होती है, तो मतलब ऑप्शन देखना, अगर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है तो ही होती है, बाकी नहीं होती है। वो जो असेट या फिर इक्विपमेंट है ना, वो फिर से लेजर के पास या फिर ओनर के पास ही चला जाता है। और इसमें क्या बेनिफिट होता है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन आ जाता है। ठीक है, जैसे इन्फ्लेशन के टाइम पे रेंट्स वगैरह बढ़ जाते हैं, वैल्यूज वगैरह बढ़ जाती है, फिर भी मतलब लेजी को फायदा है, वो 10,000 का कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, वो वही रेंट पे करता रहेगा, वो इन बिटवीन चेंज होगा नहीं। जबकि उस केस में लेजर को नुकसान जाता है। अभी वाइसे वर्सा, अगर डिफ्लेशन आ गया तो क्या होगा, लेजी को नुकसान जाएगा क्योंकि रेंट ज्यादा पे करना पड़ रहा है, और वैसे मार्केट में कम रेंट चल रहा है। ठीक है। और ये न्यू फॉर्म के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें क्या है, बहुत ज्यादा कम लेस इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। मतलब आप रेंट पे कर रहे हो, मशीनरी यूज कर रहे हो अपना मस्त। अब इसके टाइप क्या क्या होते हैं, जनरली इसके ना बथेरे टाइप है, बट हमें सिर्फ पहले मेन 4 मेन टाइप है वो पढ़ने हैं। वैसे तो फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे के सारे के लिए। कभी अगर कुछ नया क्वेश्चन पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए उसके बारे में। तो पहला है फाइनेंशियल लीज, ऑपरेटिंग लीज दूसरा, थर्ड है सेल एंड लीज बैंक, एंड फोर्थ है लिवरेज्ड लीज। बाकी की जो टाइप है ना, वो मैं लास्ट स्लाइड में एक छोटा सा थोड़ा ब्रीफ दे दूंगी, इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है पढ़ने की इतना। तो पहला टाइप आ गया फाइनेंशियल लीज। फाइनेंशियल लीज ऐसा लीज है जो लॉन्ग टेन्योर के लिए रहता है। जनरली वो कैंसिलेबल नहीं रहता है। इससे क्या हो जाता है, लेजर का जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर हो जाता है। अगर मैं कोई मशीनरी लीज के ऊपर दे रही हूँ और वो कैंसिल लीज नहीं, वो जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल नहीं हो सकता है, और वो मशीनरी आउटडेटेड भी हो जाती है, तो जो ओनर है वो लेजर है, उसका जो भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो ऐसे ही नहीं जाएगा। तो रिस्क जो भी हो गया या फिर जो भी रिवार्ड भी हो गया, वो लीजी के पास ही रहेगा। और इसके मेंटेनेंस वगैरह जो भी हो गया वो लीजी करेगा, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए है, मशीनरी दे दी है एक बार के लिए, फिर वो कैसे यूज करता है, कैसे मेंटेनेंस करता है, वो सारा का सारा लीजी के ऊपर रहता है। क्योंकि इसके अंदर ना लेजर जनरली जो भी टेन्योर कवर करता है, फिर जो रेंट रखता है ना, वो ऑलमोस्ट इकोनॉमिकल लाइफ और उसका इन्वेस्टमेंट दोनों चीजें ही प्राइमरी फेज पे निकाल लेता है। उसके बाद अगर वो टेन्योर मतलब ज्यादा लंबाया जाता है या फिर लंबा टेन्योर रहता है ना, तो वो तो मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट रहता है लीज रेंटल का भी, और उसको पेपर कॉन रेंटल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर इसको ना कैपिटल लीज के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, और जनरली ना ये इकोनॉमिकल ओनरशिप या फिर लोन जैसा ही काम देता है। ये अपने क्या बोलते हैं इसको, लीजी को, इसके लिए। ठीक है, तो अभी इसका एक फैक्ट शीट हम समझ लेते हैं।
इसमें ओनरशिप किसके पास रहता है, लीजर के पास रहता है, डिप्रिसिएशन वगैरह के राइट्स भी लीजर के पास रहेंगे। लीज रेंट क्या होता है, लीसी के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, लीजर के लिए ये दोनों है, कैपिटल इनकम भी है और रेवेन्यू इनकम भी है। कैसे कैपिटल इनकम कैसे हो गया, वो जो इन्वेस्टमेंट का पार्ट जो उसकी असेट के अंदर, मशीनरी जो उसने परचेस की उसके अंदर जा रहा है वो कैपिटल इनकम हो गई, और जो इंटरेस्ट पार्ट है वो रेवेन्यू इनकम हो गई। मेंटेनेंस कौन करेगा, लीजी करेगा, उसके पास बहुत लॉन्ग टेन्योर के लिए वो मशीनरी रह रही है, फिर इक्विपमेंट रह रहा है। और रिस्क एंड रिवार्ड किसका हो गया, ऑब्वियसली लीजी का हो गया, प्रॉपर्टी उसके, प्रॉपर्टीज नहीं सॉरी असेट उसके पास ही रह रही है। अभी दूसरा टाइप आ गया ऑपरेटिंग लीज, ये शॉर्ट टेन्योर के लिए रहता है। जो भी इकोनॉमिक लाइफ रहती है ना कोई भी असेट की, वो इकोनॉमिक लाइफ के 3-4 साइकिल घूमते हैं, मतलब वो सेम असेट जो है वो 3-4 बार लीज के ऊपर दी जाती है ना, तभी उसका इन्वेस्टमेंट निकलता है। तो ये जनरली 2-3 साल के लिए या फिर 4 साल के लिए, ऐसे शॉर्ट टेन्योर के लिए कोई भी चीज दी जाती है। जैसे कंप्यूटर का एक एग्जांपल ले लो या फिर लैपटॉप का एग्जांपल ले लो, तो बहुत चीजें अच्छे से समझ में आएगी। इसके लिए टेक्निकल असिस्टेंस होता है, वो कई बार लेजर के थ्रू दिया जाता है। रिस्क एंड रिवार्ड लेजर का रहता है, क्यों, क्योंकि ये शॉर्ट टेन्योर के लिए दिया जा रहा है। तो एक लीज अग्रीमेंट के बाद ना जो वैल्यू होती है वो कंप्लीट नहीं हो जाती है, इकोनॉमिक शेल्फ लाइफ होती है, फिर भी उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी रिकवर नहीं हुआ होता है। तो अगर इन बिटवीन कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ गए, लैपटॉप के बदले में कुछ और नई चीज इन्वेंशन हो गया, तो क्या होगा, लेजर को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो गई है चीज। लेजी को कुछ नुकसान नहीं है, वो यूज कर रहा है, जैसे जस्ट लाइक रेंट वो पे कर रहा है वो यूज करने के लिए। अभी इसमें जैसे मैंने बताया कि आउटडेटेड अगर चीज हो जाती है तो उसका रिस्क लेजर के पास रहता है, और इसके इंश्योरेंस और दूसरे अदर एक्सपेंसेस जो रहते हैं ना वो भी लेजर ही बेयर करता है। मतलब ये टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन असेट्स होते हैं ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और ये टेम्पररी रिक्वायरमेंट अगर कोई भी कॉरपोरेट की होती है तो उसके लिए भी यही यूज़ किया जाता है। अभी दो और टाइप मैंने ये जो भी एक शीट बनाई है उसके अंदर ऐड किए हैं, तो पहले वो दोनों का हम मीनिंग समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सेल एंड लीज बैक क्या है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझ रही हूँ। मैं एक ओनर हूँ, मैं एक फर्म चलाती हूँ, मेरे पास एक फैक्ट्री की ओनरशिप है। अब मुझे अर्जेंट लिक्विडिटी की रिक्वायरमेंट आ गई है, क्योंकि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है गवर्नमेंट का। अब मुझे उसके लिए लिक्विडिटी चाहिए, मैं बैंक के पास जा रही हूँ तो वो मुझे, मैं नई नई हूँ तो मुझे वो लोन दे नहीं रहा है, तो मैं क्या करूँगी, मैं जो फैक्ट्री है वो आपको बेच दूंगी, ठीक है। अब मैंने वो बेच दिया, मुझे लिक्विडिटी मिल गई, मैं सेल कर रही हूँ प्रॉपर्टी को, मतलब मेरी फैक्ट्री को, तो मुझे पैसा मिल गया, मेरे पास लिक्विडिटी आ गई, जो मुझे टेंडर के लिए पैसा भरना है उसके लिए मेरे पास लिक्विडिटी आ गई। अब मुझे वही सेम फैक्ट्री यूज भी करनी है वो प्रोडक्शन करने के लिए, तो मैं क्या करूंगी, जब भी वो मैं बेच रही हूँ तभी बोल दूंगी कि मैं ये फैक्ट्री लीज के ऊपर आपसे ही ले लूंगी, उसके बदले मैं आपको रेंट पे करती रहूंगी। तो जो परचेसर है उसको भी नया कोई भी मतलब रेंटल, वो फैक्ट्री के लिए रेंट के लिए किसी दूसरे कॉर्पोरेट को या फिर दूसरे फर्म को किसी को ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, तो उसके लिए भी बेनिफिट है, मेरे लिए भी बेनिफिट है। तो मैं सेम फैक्ट्री में रह रही हूँ, वो फैक्ट्री की ओनरशिप मेरे पास से चली गई है, और मैं उसको रेंट के तौर पे आपको मंथली बेसिस पे उसका रेंटल पे करती रहूंगी। तो ये मेनली लिक्विडिटी के लिए यूज की जाती है। दूसरा क्या, लिवरेज लीज। लिवरेज लीज क्या होता है ना, जैसे मैं एक ह्यूज मशीनरी या फिर एक एयरक्राफ्ट को परचेस कर रही हूँ। अब मैं एयरक्राफ्ट को परचेस तो कर रही हूँ, पर मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट तो होगा नहीं, या फिर मैं मेरा सारा का सारा इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना एक ही असेट खरीदने में डाल दूंगी। तो मैं क्या करूंगी, बैंक के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, या फिर कोई भी जो फाइनेंस प्रोवाइड करता है उसके पास जाऊंगी, मैं बोलूंगी कि मैं एक एयरक्राफ्ट परचेस कर रही हूँ, मैं उसको फर्दर लीज के ऊपर दूंगी, तो आपको आपका इंस्टॉलमेंट्स वगैरह मिल जाएंगे, बट आप मुझे उसके ऊपर लोन दो। तो वो क्या होता है, 75% या फिर 80% जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से लोन ली जाती है, और बाकी का अमाउंट है वो खुद इन्वेस्ट किया जाता है, और फिर वो असेट को क्या दिया जाता है, लीज के ऊपर दिया जाता है। अब जो उसका लीज रेंट मिल रहा है उसमें से मैं उसके फाइनेंस, जो फाइनेंशियल कंपनी ने या बैंक ने दिए, मैं उसको इंस्टॉलमेंट भी पे करती रहूंगी, ठीक है। अभी थोड़ा बहुत इसको इन डेप्थ इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, थोड़ा समझ लेते हैं। लीज पीरियड ना जनरली सारे के लॉन्ग टर्म रहते हैं, सिर्फ ऑपरेटिंग लीज को छोड़ के। कैंसिलेशन सिर्फ ऑपरेटिंग लीज में हो सकता है,
जो आउटडेटेड वाला रिस्क रहता है वो ऑपरेटिंग लीज में लेजर के पास रहता है, बाकी सभी में लीजी के पास रहता है। ओनरशिप में एक सेल एंड लीज बैक के अंदर इनिशियली लीजी के पास है, फिर वो बेच देता है तो फिर वो फिर से लेजर के पास आ जाता है। मेंटेनेंस कौन करेगा? सभी में लीजी करेगा क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए है, इक्विपमेंट उनके पास पड़ा हुआ है, बस सिर्फ ऑपरेटिंग लीज के अंदर लेजर के पास रहता है। डेप्रिसिएशन सभी में लेजर के पास ही रहता है क्योंकि वो लीगल ओनर है उस इक्विपमेंट का, मशीनरी का, कोई भी चीज ले लो उसका। पार्टीज कितनी इन्वॉल्व रहती है? सभी में 2 रहती है, बट लिवरेज्ड के अंदर 3 रहती है। क्यों? क्योंकि बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी इसके अंदर आ गया क्योंकि आपने लोन लिया है वो इक्विपमेंट या मशीनरी परचेस करने के लिए। अब पर्पस क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लीज क्यों मतलब सीन में आ जाती है? तो जैसे कोई ऐसी मशीनरी है जो लॉन्ग टर्म के लिए यूज करनी है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है, तो लोन के बदले वो लीज के ऊपर ली जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। आज मैं कंप्यूटर यूज कर रही थी, कल मैं उसको लैपटॉप यूज करना चाहती हूँ, उसके बाद मैं कुछ और यूज करना चाहती हूँ, तो मुझे एक फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि जैसे ही टेक्नोलॉजी अपडेशन आता जा रहा है मैं अपना जो भी चीज है वो उसको चेंज करती जाऊंगी। 2 साल का लीज एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाएगा, फिर से दूसरा नया ले लूंगी। और इसमें एक और बेनिफिट आ जाता है अकाउंटिंग पर्पस के ऊपर से भी कि अपनी प्रॉपर्टी है ही नहीं तो डेप्रिसिएशन का या फिर कुछ भी मतलब वो फिक्स असेट्स के वैल्यूएशन वाला कुछ भी झंझट आएगा ही नहीं। मतलब सिर्फ लीज रेंट दिखा दिया, खत्म बात। इसके अंदर लिक्विडिटी के लिए जो हमने ऑलरेडी एग्जांपल से समझ लिया है, और हाई वैल्यू असेट्स होती है तभी लिवरेज लीज आ जाता है क्योंकि मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट है नहीं, और है तो मैं इतना इन्वेस्ट करूंगी नहीं एक असेट के अंदर क्योंकि मुझे दूसरी जगह पे भी तो इन्वेस्टमेंट करना है ना। तो एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, हेवी मशीनरी जो होते हैं वो फाइनेंशियल लीज में आ जाता है। ऑपरेटिंग लीज के लिए कंप्यूटर का एग्जांपल हमने ले लिया है, फैक्ट्री वाला एग्जांपल से हमने ऑलरेडी सेल एंड लीज बेक समझ लिया, और एयरक्राफ्ट का भी हमने एग्जांपल समझ लिया है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर कुछ भी पूछते हैं तो ये लोन की तरीके से बिहेव करता है, ये रेंट की तरीके से बिहेव करता है, ये कैश लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है, और ये जब भी बिगर साइज का इन्वेस्टमेंट आ जाता है तभी ये केस में आ जाता है। आई होप ये चारों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से कुछ समझा दूंगी या फिर मैं कुछ लिख दूंगी कमेंट में अगर कुछ डाउट जा रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है तो। पर प्लीज कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए इन सभी चीजों के, तो ही आप जो यूजीसी नेट के क्वेश्चन है ना वो सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वो क्या स्टेटमेंट बेस आ जाता है या फिर मैच द फॉलोइंग आ जाता है, सामने 4 लीज के टाइप दे दिए हैं, फिर उसका टेन्योर पूछ लिया है या फिर उसके एग्जाम्पल दे दिए हैं कि क्या क्या हैवी मशीनरी डाल दिया, एयरक्राफ्ट डाल दिया, कंप्यूटर डाल दिया, तो और आपको मैच द फॉलोइंग करना है। दूसरे टाइप आ गए, ये टाइप इतना कुछ समझने की बहुत ज़रूरत नहीं है, जनरली पूछा नहीं जाता है, पर फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। सर्विस लीज में क्या होता है कि आपको कंप्यूटर तो प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके साथ उसका सर्विसिंग हो गया, जैसे एसी तो प्रोवाइड किया जाता है बट उसके साथ साथ उसका जो सर्विसिंग है ना वो भी जो लेजर है वही संभालेगा, और वो रेंट में इंक्लूडेड भी होगा, तो आपको उसके अंदर से अलग से आपको सर्विसिंग के लिए या फिर जो मेंटेनेंस के लिए पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर क्या होता है? दो अलग अलग कंट्री के ओनर, दो अलग अलग कंट्रीज की पार्टीज इसमें इन्वॉल्व होती है। मेडिकल इक्विपमेंट लीजिंग क्या होता है? मेडिकल के जो इक्विपमेंट होते हैं ना उसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं और वो महंगे भी बहुत ज्यादा होते हैं, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है, तो उसकी वजह से जो भी मेडिकल इक्विपमेंट के लिए लीज होता है उसके लिए एक स्पेशल टाइप तो नहीं बोल सकते, बट ये जनरली लीज ही यूज किया जाता है। सेल एंड लीजिंग क्या होता है? सीधा मैन्युफैक्चरर ही है वो लीज के ऊपर चीजें दे रहा है, वो सेल भी कर रहा है और लीज के ऊपर भी दे रहा है। इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसको फायदा होगा। अगर देखो एक मैन्युफैक्चरर, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर में आपको सेल कर रही हूँ, फिर आप फर्दर उसको लीज के ऊपर दे रहे हैं, तो बेटर है ना कि मैं ही मैन्युफैक्चरर हूँ, मेरे पास मतलब पैसा भी है, मेरे पास इतना नॉलेज भी है, तो मैं ही लीज के ऊपर क्यों ना दे दूं, है ना? तो मेरा बिजनेस भी बढ़ेगा, मतलब मैं एक और बिजनेस भी बढ़ा रही हूँ, सेल भी कर रही हूँ, और कई ऐसे प्रोडक्ट भी रहते हैं, मतलब ऐसी मशीनरी भी रहती है वो सेल होती ही नहीं है, वो लीज के ऊपर ही दी जाती है जनरली, तो वो उस केस में सेल्स एड लीजिंग आ जाता है। थैंक यू, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट पार्टनरशिप अकाउंट्स समझेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक थैंक यू सो मच।